नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली दरबार की तरफ से संदेश दिए जा रहे हैं। अगर आप में क्षमता हो तो उस छुपे हुए संदेशों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। राजनीति में आमतौर पर यही होता है, संदेश दिए जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिए जाते हैं, आपके व्यवहार से दिए जाते हैं, आपके बोलने से दिए जाते हैं, आपकी तस्वीरों से दिए जाते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी कोई बड़ा नेता किसी के साथ खड़ा होता है तो उसके चेहरे की भावभंगिमा कभी मुस्कुराती हुई होती है, कभी तटस्थ होता है, कभी गुस्से में होता है। ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि सामने वाले से उसका रिश्ता क्या है। तो मैं बात कर रहा हूं इस समय कुछ संकेतों की। पहला संकेत था जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था। तब यह हुआ कि अचानक किसी को समझ में नहीं आया कि सारे मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाया गया, उनसे राजनीतिक प्रस्ताव बढ़ाया गया। लोगों ने विमर्श शुरू कर दिया कि अरे दिल्ली प्रेशर में आ गया, दिल्ली दरबार प्रेशर में आ गया, योगी आदित्यनाथ बड़े ब्रांड हो गए, राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, तमाम बातें। 48 घंटे बीते, प्रधानमंत्री ने MLC अरविंद शर्मा के साथ बहुत अनौपचारिक टाइप के फोटो 4-5 फोटो जारी करवा दिए। जारी अरविंद शर्मा ने किए, लेकिन प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना वहां पे एक भी फोटो खींच नहीं सकता और प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना उनका कोई फोटो वायरल हो नहीं सकता। अरविंद शर्मा के फोटो जो थे वो बहुत निजी तौर पे नहीं थे, जैसे प्रधानमंत्री के साथ बराबर में खड़े होते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। उन फोटो में, अरविंद शर्मा के फोटो में अपनत्व था, प्यार था, दुलार था और एक जो अरविंद शर्मा कहते हैं ना, मोदी मेरे लिए भगवान है, मतलब मेरे मेंटर हैं और मैंने उनके संग सीखा है। बात भी सही है। साय की तरह से रहे अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर किया है। तो जो इतने 14-15 साल आप किसी इतने बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ रहते हैं, अरविंद शर्मा है भी बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत विनम्र है और बहुत मिलनसार है। आजकल बिल्कुल जिले जिले की खाक छान रहे हैं। तो उनके साथ जो प्रधानमंत्री ने फोटो, उनके प्रधानमंत्री के चेहरे की जो खुशी है ना फोटो में, वो दोनों के रिश्ते बता देती है कि दोनों के रिश्ते हैं कैसे। ये सब कुछ चल ही रहा था और लोग इस पर कयासबाजी कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि दिल्ली दरबार ने, मतलब प्रधानमंत्री ने, उन अरविंद शर्मा के फोटो जारी करके योगी जी को क्या संदेश दे दिया है, क्योंकि योगी जी ने उन्हीं अरविंद शर्मा की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अरविंद शर्मा विनम्र थे, 4 दिन तक योगी जी उनसे मिले नहीं थे और उसके बाद की तमाम घटनाक्रम आप जानते हैं। उनको भवन का मामला हो, उनको गाड़ी का मामला हो, उनको मंत्री बनाने का मामला हो, योगी जी अड़ गए, जिद पर अड़ गए। नतीजा हुआ कई महीने तक यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के बीच झगड़े हैं, मनमुटाव है, ऐसी खबरें आम बन गई, कार्यकर्ताओं में फैल गई। कार्यकर्ता थोड़े परेशान थे, लेकिन बड़े लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब एक और बड़ा संकेत आया है। वो बड़ा संकेत आया है ब्रजेश पाठक को Z+ सिक्योरिटी देने का। ये सिक्योरिटी राज्य सरकार नहीं देती है, जो सिक्योरिटी केंद्र सरकार, मतलब गृह मंत्रालय देता है। अभी लगभग 1 महीने पहले लोग चौंके थे जब ब्रजेश पाठक को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा गया था। ब्रजेश पाठक उस समय और चर्चा में आ गए थे जब कोरोना काल में लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं था। तो ब्रजेश पाठक इतने गुस्से में आ गए लोगों का दर्द देख के, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी और कहा था बहुत खराब व्यवस्थाएं हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं खुद CMO दफ्तर चला जाऊं। वो चिट्ठी वायरल हो गई थी, तूफान मच गया था। लोग कह रहे थे ब्रजेश पाठक के तो अब बीजेपी में दिन गए पूरे, मुख्यमंत्री नाराज हैं। लेकिन फिर उन्हीं बीजेपी ने, उसी पार्टी ने ब्रजेश पाठक को राष्ट्रीय कार्य समिति में रखा और अब खबर आई कि ब्रजेश पाठक को गृह मंत्री अमित शाह ने Z+ सिक्योरिटी दे दी है। मतलब काफ़ी सारे गनर, शैडो उनके साथ और बढ़िया हथियार लिए हुए लोग उनके साथ रहेंगे। भोकाल बनेगा ब्रजेश पाठक का। तो ब्रजेश पाठक के जरिए आखिर दिल्ली दरबार ने संकेत क्या दिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा कद रखते थे। मायावती के सबसे करीबी थे सतीश मिश्रा और सतीश शर्मा मिश्रा के सबसे करीबी थे ब्रजेश पाठक। सतीश मिश्रा के ऑपरेशन इंचार्ज थे। सतीश मिश्रा जो सोचते थे ब्रजेश पाठक वो मिनटों में करके दिखा दिया करते थे।
मैं तो बहुत करीब से देखा है, जो मैनेजमेंट के जो जिन नेताओं के जो मैनेजमेंट में गुरु कह सकता हूँ, उसमें एक ब्रजेश पाठक है। उनको लोगों से संवाद करना, काम कराना बखूबी आता है। तो जब ब्रजेश पाठक ने ज्वाइनिंग करी, अमित शाह ने दिल्ली ज्वाइनिंग कराई, तभी ये समझ में आ गया था लोगों को कि एक बहुत बड़ा कद का व्यक्ति बसपा से तोड़ के बीजेपी ले आई है। लेकिन योगी जी को दिल्ली दरबार के लोग पसंद आते नहीं, तो ब्रजेश पाठक को बहुत महत्वहीन विभाग दिया गया, कानून मंत्री। कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं, बहुत लोगों को ऑब्लाइज नहीं कर सकते वो। उसमें भी कौन कौन सरकारी वकील बनेगा इसकी सूची कहीं और से आती थी, तो ब्रजेश पाठक को करने के लिए बहुत कुछ मौका नहीं दिया गया। कोई और नेता तो होता तो मायूस होकर बैठता, लेकिन गजब के ऊर्जावान है ब्रजेश पाठक। उन्होंने उसी जगह पे घूम घूम के लखनऊ में अपनी ब्रांडिंग का स्तर इतना ऊंचा कर लिया कि जो लखनऊ के मिनिस्टर हैं उनके कद बहुत छोटे और बौने दिखाई देने लगे ब्रजेश पाठक के सामने। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में अगर उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा लोगों की मदद करी, सबसे ज्यादा लोगों की सेवा करी, तो वो ब्रजेश पाठक। मोदी और अमित शाह की प्लानिंग में अगर दिन रात किसी ने मेहनत करी तो थे वो ब्रजेश पाठक। और फिर जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक ये मैसेज गया कि मौजूदा सरकार ब्राह्मणों का विरोध कर रही है, एक मैसेज गया कि क्षत्रिय हावी हो गए हैं, क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो क्षत्रियों की ज़्यादा चलती है, ये मैसेज ने ब्राह्मणों में नाराजगी पैदा करी। क्योंकि पूर्वांचल में खास तौर से ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है। भाजपा के पास कोई बड़ा ऐसा ब्राह्मण चेहरा नहीं जो वो फेस सामने करें। जो ब्राह्मण मंत्री थे, सरकार उनके कद लगातार कम कर रही थी। श्रीकांत शर्मा दिल्ली दरबार के बड़े करीबी है मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय जैसा भारी भरकम डिपार्टमेंट, मगर एक भी प्रमुख सचिव ऐसा नहीं दिया जो श्रीकांत शर्मा के कहने पे एक काम कर दे। बेसिक शिक्षा मंत्री, उनके अपर मुख्य सचिव ऐसे बैठा दिए गए जो उनके कहने पे एक काम नहीं करे। तो ये चर्चा हुई कि जो ब्राह्मण मंत्री हैं उनके भी पर क्यों कतरे जा रहे हैं, उनके भी चारों तरफ ऐसे अफसर क्यों बिठा दिए जा रहे हैं जो ब्राह्मण मंत्रियों की हैसियत कम कर दी जाए। तो ऐसे में जब ब्राह्मणों की हैसियत कम करने वाली बात आई, तो ब्रजेश पाठक ने बहुत रणनीति के तौर पर ब्राह्मणों को कैसे बीजेपी में जोड़ा जाए इसकी एक नई तरकीब निकाली, अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन बना के। एक बहुत भव्य आयोजन किया गया अटल जी की स्मृति में। कुमार विश्वास जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि वहां पे आया, मुख्यमंत्री भी गए थे उस कार्यक्रम में, बहुत भव्य आयोजन हुआ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नाटक प्रस्तुतिकरण, हर उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में अटल जी के याद के फाउंडेशन के कुछ लोग बनाना, उनको कार्यक्रम खड़ा करना। अटल जी के नाम पर बहाने ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मणों को जोड़ने का बड़ा काम किया। और उत्तर प्रदेश में जब जब ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें ब्राह्मण नाराज हुए, चाहे वो गोमती नगर में पुलिस ने विवेक तिवारी का एनकाउंटर कर दिया वो हो, या फिर रायबरेली में ब्राह्मणों की हत्या, ब्रजेश पाठक गए और ब्रजेश पाठक धीरे धीरे बीजेपी की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित होते चले गए। और दिल्ली दरबार को ब्रजेश पाठक पसंद आने लगे, और खास तौर पे अमित शाह को ब्रजेश पाठक बहुत पसंद आने लगे। यही कारण था कि अमित शाह जी ने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा, और उसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में ब्रजेश पाठक को शामिल किया गया, और उनके बढ़ते हुए कद को और बढ़ा के उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। तो अब ये बात आ रही है कि अगर अगली सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ब्रजेश पाठक का कद क्या होगा? क्या वो डिप्टी सीएम होंगे, या भारी भरकम कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, या कुछ लोग उनके प्रशंसक कह रहे हैं कि उनमें क्या कमी है जो प्रदेश के सीएम भी नहीं हो सकते हैं। राजनीति है, जब राम प्रकाश गुप्ता सीएम हो सकते हैं तो कोई भी सीएम हो सकता है उत्तर प्रदेश का। लेकिन ब्रजेश पाठक 24 घंटे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत केंद्र में है, बहुत चर्चा में है, और ये बीजेपी का ऐसा नेता है जो विपक्ष के लोगों से भी मिलता है तो विपक्ष के लोग भी उसके मुरीद हो जाते हैं, चाहे विपक्षी हो, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे उनका कार्यकर्ता हो। ब्रजेश पाठक के घर आप कभी जाएंगे तो हुजूम मिलेगा कार्यकर्ताओं का। शायद पिछले दिनों में 1-1 हज़ार आदमी रोज मिलने आता था। तो मुझे लगता है राजनीति में इसी तरह के लोग होने चाहिए जो संवाद के इतने रास्ते खुले रखें, जनता से इस तरह मिलें, जनता से इस तरह का व्यवहार करें, और यही वो लोग होते हैं
जो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमें मजबूत करिए, एक नंबर दिख रहा है, सब्सक्राइब करिए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए, थोड़ा आर्थिक सहयोग दीजिए हमें मजबूत होने के लिए। और चाहते हैं आप ईमानदारी पत्रकारिता को, सब्सक्राइब करिए, चैनल देखते रहिए और सहयोग देते रहिए। थैंक यू।